वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? इंटीग्रेशन प्रॉपर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अपने फीडबैक देते रहेंगे ताकि आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सके। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 7.5। क्या क्या अभी तक इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक चल रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहा? टॉपिक चल रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल में एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक से हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। टेक्स्ट बुक से हमने सीखा एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4। 7.1 to 3 के जो भी डाउट्स रहे हैं वो आपके क्लियर कर दिए गए हैं एक डाउट सीजन लगा करके। इसी के साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पलर में हम लोगों ने 7.3 एक्सरसाइज से अडॉप्ट किया है शॉर्ट आंसर्स। क्या कहा? शॉर्ट आंसर्स। अब आज की क्लास में क्या है, टेक्स्ट बुक को ही रन कराएंगे और टेक्स्ट बुक में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट दी सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज की क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक है वो बच्चा है पार्शियल फ्रैक्शन। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन को समझने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल को समझना होगा। एक बार नहीं 1000 बार आपको पढ़ाया जा चुका है। क्या पढ़ाया जा चुका है? टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का क्लासिफिकेशन क्या रहा। ओवरऑल फंक्शन के चार्ट भी एक बार मैं आपको शो कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, एक बार फिर से देख लेना। फंक्शन में क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में फंक्शन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है एल्जेब्रिक, एक होता है ट्रांसीडेंटल। अब अच्छा, जो एल्जेब्रिक वाली ब्रांच होती है उसमें आपको मिलता है मोनोनॉमियल, फिर मिलता है पॉलिनॉमियल, फिर मिलता है रेशनल। तो मोनोनॉमियल, पॉलिनॉमियल, रेशनल, इरेशनल, पीस वाइज डिफाइंड। अब जो पीस वाइज डिफाइंड है वो ब्रांच फिर से ब्रेक होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, साइनम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें जो आज की क्लास में हमें सीखना है वो सीखना है रेशनल फंक्शन। क्या कहा? रेशनल फंक्शन। ठीक है। कई बार जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तब भी, जब 11th में आपके तब भी मैं आपको ये एक बात कंटिन्यूअसली आपको मैं बार बार फोर्सफुली समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑपरेटर का कोई रोल नहीं है, रोल किसका है? फंक्शन का है। फंक्शन चेंज होगा तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को बार बार चेंज करना होगा और शायद वही चीज अभी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन में, एल्जेब्रिक में जब हमें मिलता है रेशनल फंक्शन तो इसको हम दो नाम से जानते हैं। कई बार रेशनल फंक्शन बोल देते हैं और कई बार रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन भी इसको इंडिकेट कर देते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? px अपॉन qx। याद रखना qx डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर होगा, इन टर्म ऑफ x एक्सप्लेन किया गया है। qx जो है वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर होगा, इन टर्म ऑफ x। ये बच्चा जो रेशनल फंक्शन है ये असल में वापस से दो हिस्सों में टूट जाता है। एक ब्रांच इसको बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक ब्रांच जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप दोनों ही ब्रांच को अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये इसमें जो डिग्री ऑफ px होगा, डिग्री ऑफ px वो हमेशा छोटा होगा किससे? डिग्री ऑफ qx से। और बच्चा इस ब्रांच की जब बात करते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पर जो डिग्री ऑफ px जाएगा वो ग्रेटर इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। कोई दिक्कत? कल की क्लास में जब ये सब चीजें आपको सिखा रहे थे तो आपको बताया होगा कि whenever we get the degree of px is greater equals to degree of qx then we always follow the division algorithm। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कल काफी कुछ आपको समझा चुके हैं। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि जो डिवीजन एल्गोरिथम वर्क करती है वो किस पर वर्क करती है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन पर वर्क करती है, क्योंकि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के अंदर इस तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं। जब भी इस ब्रांच की बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या फॉलो करना होता है? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चा डिवीजन एल्गोरिथम एक बार फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। और डिवीजन एल्गोरिथम में आपको क्या सिखाया था?
कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? फटाफट मुझे बताएंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है डिवीजन एल्गोरिथम में क्या बताया था? गुड। अगर कोई भी फंक्शन px अपॉन qx के फॉर्म पर है और वो वास्तव में इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, तो फिर हमें क्या करना होता है? डिवाइड कराना होता है। डिवाइड कराने के बाद में आपको देखने को मिलता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करा देते हैं। एक्सरसाइज 7.4 से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली इसी पर बेस्ड है, मतलब वो किस पर बेस्ड था? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन पर बेस्ड था। तो अभी आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, हमारा मेन टॉपिक था पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या है, यहाँ से फ्रैक्शन तुमको देखने को मिल रहा है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो फ्रैक्शन है वर्ड, ये इंडिकेट कर रहा है किसको? रेशनल फंक्शन को। अब रेशनल फंक्शन में हमारे पास दो वैरायटीज जनरेट हो जाती है, कौन कौन सी? एक जनरेट होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, दूसरा जनरेट होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि प्रॉपर की बात करें या फिर इम्प्रॉपर की बात करें, सिस्टम को किस तरीके से रन कराना है ये हमें जरा आगे देखना होगा। बच्चा रेशनल फंक्शन पर ही पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा कोई भी अनदर फॉर्म पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ सर्टेन कंडीशंस बता देते हैं। पहला नंबर, फंक्शन कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। अब रेशनल में कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। सेकेंड केस, डिनोमिनेटर यानी जो रेशनल फंक्शन होगा उसमें जो डिनोमिनेटर है मतलब qx, वो हमेशा फैक्टर फॉर्म पर होना चाहिए। क्या कहा? ये हमेशा फैक्टर फॉर्म पर होना चाहिए। फैक्टर फॉर्म में भी इसके पास डिनोमिनेटर के पास, ये डिनोमिनेटर की बात हो रही है याद रखेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है इसके पास एट लीस्ट 2 फैक्टर्स होने ही चाहिए। क्या कहा? डिनोमिनेटर के पास कितने फैक्टर्स होने चाहिए? एट लीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए। इतनी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? क्या इतनी बात बेहतर तरीके से समझ पाए? कुछ कम बात समझ आती है सर, थोड़ा सा और समझा दीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब जैसे हमने कहा कल का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। हमने कहा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। अब हमने कहा इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो। क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन में जा सकता है? तो पहली कंडीशन, फंक्शन रेशनल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन, फैक्टर, डिनोमिनेटर किस में होना चाहिए? फैक्टर फॉर्म पर होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म पर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये किस में जाएगा? ये पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि ये सिंपली इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चला जाएगा। डिवाइड कराएंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। जो 7.4 पढ़ा है और जो अभी यहाँ 7.5 है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि 7.4 से क्वेश्चन अडॉप्ट किया गया है। इस केस में क्या है, ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन पे जा रहा है और इसमें सीधे डिवाइड कराते हैं और फिर सिस्टम को इंटीग्रेट कर देते हैं। जबकि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन की बात होगी तो याद रखना सिस्टम के पास में एटलीस्ट 2 फैक्टर होंगे। जो डिनोमिनेटर लिखा होगा उसके पास कम से कम कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे कि हमने लिखा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 टू दी होल पावर 2। क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सारी कंडीशंस फुलफिल हो पा रही हैं। नंबर 1 रेशनल फंक्शन है, दूसरा उसके फैक्टर जो डिनोमिनेटर वो फैक्टर फॉर्म पर है, और तीसरा वो डिनोमिनेटर के पास कम से कम 2 फैक्टर अवेलेबल हैं। सेम प्रोसेस अगर इसी जगह हम देखते हैं 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन इसके हो सकते हैं? तो देख लेते हैं। रेशनल फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। यहां से फैक्टर फॉर्म इसका जनरेट हो रहा है डिनोमिनेटर का, बिल्कुल कम से कम 2 फैक्टर इसके पास पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर एक बात बार बार फोर्सफुली कही जा रही है, एट लीस्ट 2 फैक्टर का मतलब यह है कि कम से कम 2 फैक्टर उसके पास होने ही चाहिए। 2 से ज्यादा भी अगर है तो कोई बात नहीं। एग्जांपल नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है? तो हमने देखा ये रेशनल फंक्शन रेशनल फॉर्म पर है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं, ठीक है। तीसरा उसके पास एटलीस्ट 2 फैक्टर हैं, कम से कम 2 फैक्टर का मतलब 2 तो होने ही चाहिए। फिर 2 से ज्यादा जितने भी हैं सभी एक्सेप्टेबल हैं। तो यहाँ से कितने हमें देखने को मिल रहे हैं? 3 देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से क्या बात समझ आती है कि हाँ भैया ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। अब मन में ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि क्या हर बार जो न्यूमरेटर होगा वो डिग्री 1 पर ही होगा, ऐसा नहीं है। इसी का 5th केस देख लेते हैं, x माइनस a x माइनस b x माइनस c। ये आपको याद हो गया डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन, ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन ही था, उसको डिफरेंशिएट करके दिखाया था विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम। हाँ, हम जानना चाहते हैं कि क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। तो हमने देखा कि ये रेशनल फंक्शन रेशनल फॉर्म पर है, बिल्कुल सही बात है। फिर हमने देखा कि डिनोमिनेटर के फैक्टर भी हैं। फिर हमने देखा कि इसके पास कम से कम 2 फैक्टर अवेलेबल है, मतलब ये जा सकता है। किसमें जा सकता है? ये जा सकता है बच्चा, बोलो जल्दी से, पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसी जगह से हमने अडॉप्ट किया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3।
हम जानना चाहते हैं क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। तो हमने देखा कि ये देखो रेशनल फंक्शन है, ये px अपॉन qx के फॉर्म पर डिफाइन हो पा रहा है, साथ ही साथ डिनोमिनेटर के फैक्टर भी पॉसिबल है, और ये डिनोमिनेटर में एटलीस्ट 2 फैक्टर अवेलेबल है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर 2 फैक्टर अवेलेबल है, इसलिए ये किसमें चला जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में चला जाएगा। अच्छा फिर एक आपके लिए होमवर्क देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3। क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये रेशनल फंक्शन पर है, यहां से देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर भी हैं और डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर अवेलेबल है, इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में जा सकता है। यहाँ पर कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? ये रहा आपके लिए होमवर्क, आप मुझे बताएंगे कि इसमें डिनोमिनेटर के पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, यानी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताने। जैसे यहां से देखो 3 फैक्टर साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, यहां से देखो 2 फैक्टर आपको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप मुझे ये बताएंगे कि इसके डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ये आपके लिए बच्चा क्या रहा, HW। जब वीडियो देखना तो कमेंट सेक्शन में ही 2 मिनट का समय आपको लगेगा, आप कमेंट सेक्शन में ही कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में अब यहां से जरा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, मुझे बताओ इसमें प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है। क्या कहा, कौन सा फंक्शन रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन पे कंसीडर होगा और कौन सा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन पे कंसीडर होगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस केस को देखते हैं तो यहां से देखो डिग्री ऑफ px 1 रहा, डिग्री ऑफ qx भी 1 रहा, और यहां पर देखो इक्वल साइन यहां पर बता करके है, तो इसका मतलब ये किसमें चला गया, ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन पे चला गया। ये किसमें चला गया, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन पे। इसकी बात करते हैं तो डिनोमिनेटर का डिग्री 2 हो गया, जबकि न्यूमरेटर का डिग्री बच्चा क्या है, 1 है। तो मुझे लगता है शायद ये वाला डिग्री, मुझे लगता है कि ये वाला सही बात है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जो px का डिग्री है वो छोटा है कंपैरिजन टू दी qx, तो इसका मतलब ये वाला जो केस बोला जाएगा, ये कौन सा बोला जाएगा, ये प्रॉपर का बोला जाएगा। सेम प्रोसेस ये भी किस में बोला जाएगा, प्रॉपर में बोला जाएगा। ये भी किस में बोला जाएगा, प्रॉपर में बोला जाएगा। ये वाला, ये भी प्रॉपर में। अब हम पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द px, px का डिग्री क्या है, px का डिग्री क्या है बच्चा, ये भी आपके लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर इस बॉडी में अगर इसको हम लिख दें px अपॉन qx, तो px का डिग्री कितना है, आपको क्या बताना है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ px। जबकि qx का अगर हम डिग्री देखते हैं तो एक ये, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करा देते तो हाईएस्ट पावर x का क्या जनरेट होता है, x क्यूब। इससे पता चल रहा है कि इसका डिग्री बच्चा कितना है, 3 है। तो जिस तरीके से px का अगर हम बात करते हैं डिग्री 3 है, तो उसी तरीके से आप बताएंगे कि अगर qx का डिग्री 3 है तो उसी तरीके से आप बताएंगे कि px का डिग्री क्या है। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हाईएस्ट पावर 2 है, x और x अगर मल्टीप्लाई करा देते तो x स्क्वायर मिलता है, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से 2 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 2 = 2 इक्वल साइन देखने को मिल रहा है। तो बच्चा ये कौन सा केस बोला जाएगा, ये इम्प्रॉपर का केस बोला जाएगा। एंड एट लास्ट ये आप मुझे बताएंगे कि ये किस केस में कंसीडर होगा। वैसे मैं बता देता हूं कि ये प्रॉपर में कंसीडर होगा, ठीक है। एक होमवर्क यहां पर मैंने दे रखा है आपको होमवर्क याद होगा, आपको बताना है कि डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। अच्छा, इसी के साथ में एक केस हम लोग और भी ले लेते हैं। ये रहा एग्जांपल नंबर 8, x टू दी पावर 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3। हाँ, ये वाला केस आप मुझे बता सकते हैं प्रॉपर इंटीग्रल पे जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे जाएगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा px का जो डिग्री है वो कितना है, 5 है, जबकि qx का डिग्री अगर मल्टीप्लाई करा दे तो 3 आता, 5 इज ग्रेटर देन 3। देखो ये साइन हमें कहां देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये किससे जनरेट हुआ है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से जनरेट हुआ है। तो मतलब ये बच्चा किस केस में चला जाएगा, ये चला जाएगा इम्प्रॉपर। किसमें, इम्प्रॉपर। तो अभी तुमको इतनी बात समझ आई, क्या तुम चीजों में क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कौन सा प्रॉपर कौन सा इम्प्रॉपर। तो ये जो भी पोर्शन अडॉप्ट किया गया, कहां से अडॉप्ट किया गया, फंक्शन से। फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल। फिर अलजेब्रिक के अंदर ही एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। उसको कई बार, क्योंकि अलजेब्रिक के अंदर जनरेट होता है इसलिए उसको कई बार कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन या रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन भी बोल देते हैं। फिर रेशनल अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक प्रॉपर दूसरा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर के केस में क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ px होगा वो ग्रेटर इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम आपको फॉलो करना होगा। कल की क्लास में एक्सरसाइज 7.4 में इस टाइप के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट लिए हुए हैं, और इसी के साथ में एग्जाम्पलर में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट ले रखे हैं। इसी के बाद में आपको यहां से देखने को मिलता है दूसरा केस प्रॉपर इंटीग्रल। इस प्रॉपर इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिवीजन px का जो डिग्री होगा वो हमेशा qx के डिग्री से छोटा होगा, इसलिए डिवीजन एल को फॉलो नहीं होगा, सिस्टम को आगे प्रोसीड करा देना है। अब 7.4 और 7.5 में अंतर समझ में आ गया क्या है। 7.4 में जब भी आपको कोई केस दिखेगा तो उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर नहीं होगा,
वो सिंपली सीधे डिवाइड हो रहा होगा, जबकि जो रेशनल फंक्शन का केस होगा उसमें डिनोमिनेटर हमेशा फैक्टर फॉर्म पर होगा। फैक्टर फॉर्म में भी उसके पास कम से कम 2 फैक्टर होंगे, कम से कम 2 फैक्टर मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से तुमको 2 ब्रैकेट देखने को मिलेंगे, ये और ये, इस तरीके से तो तुमको पावर 2 देखने को मिलेगी। बात समझे? तो इतना सब कुछ समझने के बाद में अब हम लोग किस पर आते हैं? अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक, मेन टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन पर। अब हमारा जो मेन टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन है, इतना समझने के बाद में पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर से ओवरऑल आपको 4 to 5 केसेस देखने को मिलेंगे। क्या कहा? 4 to 5 केसेस देखने को मिलेंगे। फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे बताते हैं। फटाफट नोट करेंगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो इसे कुछ रफ करते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो रेशनल फंक्शन की पूरी थ्योरी समझ आ गई होगी। बहुत जल्द अभी ग्राफ थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बस आप समझ दीजिए। तो ग्राफ थ्योरी में फिर ये जो भी चीजें अभी तक क्लास में मैंने आपको बताई हुई थी, तो शायद तमाम लोग नहीं भी समझ पाए थे। एक वो सेक्शन जो मुझसे नहीं पढ़ता था, शायद उनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। जो पढ़ते भी थे शायद उनको कम समझ आया होगा, क्योंकि ग्राफ थ्योरी थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। तो जल्दी ग्राफ थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन, अभी इतनी बात समझ आ गई होगी कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं भैया आंशिक भिन्न, ठीक है? तो एक भिन्न होती है जिसको हम क्या करते हैं? आंशिक रूप से तोड़ देते हैं। हालांकि तोड़ने का जो तरीका होता है वो कुछ इस पैटर्न पर होता है कि जो हमारी ओरिजिनल बॉडी है उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब वो जो ओरिजिनल बॉडी होगी वो अनअफेक्टेड होगी। क्या कहा? ओरिजिनल बॉडी हमारी कैसी होगी? अनअफेक्टेड होगी। तो एक बार फिर से जल्दी से मुझे बता दो, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? मींस क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन 2 टाइप का। कौन कौन सा? एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक में कितनी ब्रांचेस आती हैं? 5 ब्रांचेस आती हैं। फिर 5 ब्रांच में एक ब्रांच जो हमें आज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी ब्रांच है? वो ब्रांच है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है? 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? एक प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर। फिर जो प्रॉपर वाली ब्रांच है उसको पहचानने का तरीका क्या होता है? डिग्री ऑफ पी एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। और जो इम्प्रॉपर की ब्रांच उसको पहचानने का तरीका क्या होता है? डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अब जब भी हमें इम्प्रॉपर की ब्रांच देखने को मिलती है तो हमें क्या करना होता है? डिवीजन एल्गो लगाना होता है। डिवीजन एल्गो कहां पर लगाएंगे? इट्स मींस कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैप्टर मींस एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन रेस किया जा रहा है, 7.5 से रेस किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन अगर पार्शियल फ्रैक्शन का भी है तब भी हमें डिवाइड कराना होगा, डिवीजन एल्गो को फॉलो करना होगा। तो इतनी चीजें अभी आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा किसकी? पार्शियल फ्रैक्शन की। तो सबसे पहला जो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर केस जनरेट होता है वो उसको देख लेते हैं। एक टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहे हैं। टेबल क्या? आज सबसे पहला केस नंबर 1 ले लेते हैं, फिर टेबल बाद में, समरी बाद में दिखा देंगे। केस नंबर 1 में बात करने जा रहे हैं किसकी? केस नंबर 1 में बात करने जा रहे हैं नॉन रिपीटेड एंड लीनियर। यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं क्यू एक्सिस, ठीक है? रेशनल फंक्शन अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। तो हमारी जो चर्चा होगी वो किस पर होगी? क्यू एक्स पर होगी। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जो क्यू एक्स है वो कैसा होगा? नॉन रिपीटेड होगा। नॉन रिपीटेड मतलब रिपीट नहीं कर रहा होगा। जैसे एक्स माइनस 1 एक फैक्टर जनरेट हुआ तो वो एक ही रहेगा। अभी जैसे इसके पहले थोड़ा सा रफ कर दिया है, एक शायद कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम लिखा हुआ था बच्चे। ये क्या है? ये लिखा गया है x माइनस 2 मतलब इसके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 2 फैक्टर हैं। लेकिन देखो ये जो 2 फैक्टर है ये एक्चुअली रिपीटेड फैक्टर हैं। यहाँ पर बात क्या लिख दी गई है? नॉन रिपीटेड। अब जैसे एक ये हो गया x माइनस 1, एक ये हो गया x माइनस 2, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या? नॉन रिपीटेड। इतनी बात समझ आए? यहां से क्या है? नॉन रिपीटेड एंड लीनियर। अब एक वर्ड आपको परेशान कर रहा होगा कि ये लीनियर का यहाँ पर क्या सेंस है। तो बच्चा देखो ये सब चीजें बचपन में आप सीख करके आए हैं। लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फिर क्यूबिक एक्सप्रेशन। लीनियर का जो फॉर्मेट होता है वो जनरली ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जब भी हम बात करते हैं कि लीनियर, तो इसका मतलब ये है कि जो x का जो पावर है वो 1, उसकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? जो भी फैक्टर है उसमें जो x की पावर है वो क्या है? वो 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? लीनियर है। क्या इतनी बात समझ पाए? अब जब भी कभी हम बोलेंगे लीनियर तो आपका दिमाग किस पर जाना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन है वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट पर रहा है। जब भी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की तो आपका दिमाग किस पर जाएगा? आपका दिमाग जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर। सेम प्रोसेस अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो आपका
जो माइंड जाना चाहिए वो किस तरीके के एक्सप्रेशन पर जाना चाहिए, ax³ + bx² + cx + d। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस क्वेश्चन है नॉन रिपीटेड एंड लीनियर, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, बुक ओपन कर लेता हूं। तो क्वेश्चंस आज की क्लास में बुक से कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आज की जो अपनी मेन क्लास होगी वो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड होगी। तो आज की क्लास में केवल पार्शियल फ्रैक्शन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बुक से आंसर टैली कराने की कोशिश नहीं करना, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 2, सबसे आसान सा केस क्या ही मुझे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। याद रखेंगे NCERT टेक्स्ट बुक से आपके आंसर्स टैली नहीं होंगे, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको केवल पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूं, आपको इंटीग्रेट करना नहीं बता रहा। इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो इस वजह से उस पर आज कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तो एग्जांपल नंबर 2 में x² - 9 लिख दिया गया है, कहा जा रहा है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो, ठीक है। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन की सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि वो रेशनल फंक्शन पर होना चाहिए, तो रेशनल फॉर्म उसके पास है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो फैक्टर फॉर्म पर होना चाहिए, जो कि हमको देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा ये थोड़ा सा मेकअप चाहता है। अच्छा, तो हमने इसको लिखा x² - 3²। इसको मेंशन किया जा सकता है x - 3 x + 3, ठीक है। अभी हमारे पास कितने फैक्टर आ चुके हैं? 2 फैक्टर आ चुके हैं। शायद उसकी कंडीशन भी यही थी कि एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट केस में क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था। अब यहां से नेक्स्ट केस स्टार्ट होता है। आप याद रखोगे जो ये बॉडी जनरेट हुई है, हर फैक्टर को, और जो प्रोसेस चलेगा वो कुछ ये चलेगा। अगर डिनोमिनेटर लीनियर है तो आप कांस्टेंट फंक्शन अडॉप्ट करोगे। क्या अडॉप्ट करोगे? कांस्टेंट, ठीक है। अगर लीनियर है तो कांस्टेंट, अगर क्वाड्रेटिक है तो लीनियर, और अगर क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक। ये जो प्रोसेस बता रहे हैं कि ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये किस तरीके से है? तो बच्चा ये जो न्यूमरेटर px अडॉप्ट करेंगे उसके लिए है। सर कम बात समझ आ रही है? थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे थोड़ा सा यहां से देख ही लीजिए। यहां से देखो बच्चा, जो पहला फैक्टर जनरेट होता है वो x - 3, दूसरा फैक्टर x + 3। तुम्हें क्या करना है? दोनों फैक्टर को अलग अलग सेपरेट करके लिख देना है, बीच में प्लस साइन लगाना है। और अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन है। तो लीनियर वाला किस में जाता है? कांस्टेंट में जाता है। तो यहां पर आप सिंपली क्या लिख देंगे? a। जबकि ये जो x + 3 है, इसके ऊपर आप क्या लिख देंगे? b। क्या इतनी बात समझ आई? अभी हालांकि आज की क्लास में शायद एक या दो ही केस बताएंगे, तो अगर ये बात थोड़ी सी टफ लग रही है तो याद रखना, पहला फैक्टर यानी फर्स्ट कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर, सेकंड कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या करना है? a और b की वैल्यूज निकालना है। तो यहां से जरा समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि भाई वैल्यूज किस तरीके से निकल सकती हैं। फॉर a, याद रखना जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे a की वैल्यू हम जनरेट कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करना है? a के डिनोमिनेटर को 0 कर देना है। हाँ, फिर से बोलो, क्या बताया? जिस कांस्टेंट की वैल्यू जनरेट करोगे उसके डिनोमिनेटर को क्या करना है? 0 करना है। फिर से एक बार बोलो, क्या बताया? जिस कांस्टेंट की वैल्यू जनरेट करेंगे उसके डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, ठीक है। अभी मुझे लगता है याद हो गया होगा। तो अभी हमें a की वैल्यू जनरेट करना है, तो इसका डिनोमिनेटर बच्चा क्या रहा? x - 3। इसको हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब यहां से 0 किया तो x की वैल्यू देखो क्या देखने को मिली? 3 देखने को मिली। बोलो भाई 3 देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है? अब ये वाला पोर्शन अडॉप्ट करोगे। क्या कहा? ये वाला पोर्शन आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। यानी इसके पहले ये जब जो भी थ्योरी चल रही है इन सबको हटा दो यहां से, इन सबका कोई काम नहीं है। मेन रोल अभी ये रहा हमारे पास। बच्चा क्या करना है? जिसको 0 किया उसको हटा लेना है। ये देखो x - 3 x + 3। अब हमने इसको देखो 0 कर दिया है, तो आपको क्या करना होगा? इसको यहां से हटा देना होगा। और अभी जहां भी x दिख रहा है वहां पर क्या पुट करना है? 3 पुट कर देना है। जैसे हमने यहां से 3 पुट किया तो 1/6 देखने को मिला। ये किसकी वैल्यू जनरेट कर रहे थे? a की वैल्यू। तो a की वैल्यू बच्चा हमारे पास आ गई है क्या? 1/6। अब मन में एक सवाल उठ रहा है कि सर आखिरकार क्यों आपने इसको यहां से रिमूव क्यों करा दिया? तो बच्चा देखो बात एकदम आसान सी है। अगर x की वैल्यू 3 यहां पर पुट कर देते हो तो आपको देखने को मिलेगा 3 - 3। अरे यार ये तो 0 होता है, फिर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कराते हैं तो क्या मिलता है? नॉट डिफाइन। अब फिर जानते हो कि जब उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे तो उसको अडॉप्ट करने से क्या फायदा? इसलिए जिस भी सिस्टम को, जिस भी फैक्टर को आप 0 करोगे उसको तुम्हें LHS से रिमूव कराना होगा। तो कुल मिलाकर के a की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है? 3 + 3, देन वी गेट दी 1/6। सर कम बात समझ आती है? एक बार और समझा दीजिए। अरे एक बार और समझ लीजिए।
देखते हैं भाई फॉर बी के लिए हमें क्या करना है, हमें x+3 को 0 कर देना है। अरे भाई x की वैल्यू क्या जनरेट हुई, -3 जनरेट हुई। इस वैल्यू को हमें कहां रखना है, हमें LHS में रखना है। LHS में किस तरीके से रखना है, अरे जिसको 0 कर दिया है सर वहां पर नहीं रखेंगे, उसको हटा देंगे, बाकी जो दिख रहा है वहां पर रख देंगे। चलो भाई अगर कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो यहां से -3 ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है, -1/6। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज दोनों गेन कर ली है, ए और बी दोनों ही वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ये बच्चा तुम्हें दोनों वैल्यूज उठाना है, पुटिंग ए एंड बी इन कहां पर, इक्वेशन 1 में रख देना है। इक्वेशन 1 देखो आपके पास ये रही। तो ये जो अभी फैक्टर देखने को मिल रहा था x-3 x+3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1/6 x-3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -1/3 x+3। 1/6 को हमने कर लिया कॉमन, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा x+3। कुल मिलाकर के हमारे पास ये आउटपुट आया। अब देखो हम जानना चाहते हैं, ध्यान से समझना, ये वाला जो रिजल्ट था ये एक्चुअली किसके इक्वल था, ये इक्वल था x² - 9 के, शायद x² - 3² लिखा था। और ये किसके इक्वल था, x² - 9। और ये जो है ये कहां से आया, ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 था वहां से आया। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो अडॉप्ट किया हुआ है। ये वाला जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो ये असल में इंटीग्रेंट है। जो भी इंटीग्रल जो भी दिया गया है जिसको इंटीग्रेट करना है उसका ये केवल इंटीग्रेंट पार्ट ही मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो इतनी बात समझ आई क्या, इतनी बात समझ पाए? तो ओवरऑल अगर ये जो हमारे पास आउटपुट आया है इसको हम फिर से कंप्रेस कर दें तो बच्चा ये असल में ये है और ये असल में ये है। तो ये पता चल रहा है कि ये वाली जो बॉडी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, x² - 9 के इक्वल हो जाएगी। मतलब ओवरऑल ये सीधे इससे कनेक्ट हो गया। क्या इतनी बात समझ पाए? अब हम जानना चाहते हैं कि क्या ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये सही है या नहीं है। अब ऐसा करना नहीं है, तुमको केवल बता रहे हैं। एलसीएम ले लो। तो x+3 + x-3 होल अपॉन x-3 x+3। देखो गड़बड़ है, ये माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस। ठीक है भाई, अभी क्या करना है बच्चा, माइनस साइन को अंदर रन करा देना। जैसे माइनस साइन को अंदर रन कराओगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। x-3 x+3, ये देखो दोनों कैंसिल हो गए। 3 और 3 क्या मिलता है, 6 मिलता है, x² - 9। पूरी बॉडी के बाहर देखो कुछ चल रहा था, क्या चल रहा था, 1/6। तो बच्चा यहाँ भी एक 1/6 और एक 1/6, यहाँ भी 6 से 6 कैंसिल होता है तो यही मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं आपको केवल यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा था, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। ये केवल एक तरीके का वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। क्या कहा, ये एक तरीके का क्या होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। बाय दिस वे वी वांट टू नो, बाय दिस वे वी कैन वेरीफाई वेदर आवर फाइंडेड रिजल्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट। तो अभी अगर आप उत्तर की पुष्टि करना चाहते हैं तो उत्तर की पुष्टि करने का तरीका बता दिया है, अदरवाइज इसको यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो हमारे पास प्रॉब्लम था x² - 9, सॉरी, ये प्रॉब्लम अब कन्वर्ट हो जाएगा 1/6 1/x-3 और x+3 dx। यहां से 1/6 इंटीग्रेशन x-3 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x+3 dx। अभी आप जानते हैं हाउ टू इंटीग्रेट दिस पार्ट। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 1/6, ये है log x-3, ये है log x+3। ठीक है, तो यहां से अगर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है x-3/x+3 और बच्चा साथ में मिल जाता है प्लस का c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कुल मिलाकर के ये सोल्यूशन अभी आपको समझ आ गया होगा। अब आपको समझ ये भी आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि एक्सरसाइज 7.5 से आपके बुक के सॉल्यूशंस टैली नहीं होंगे, क्योंकि यहां तक हम लोग पहुंचेंगे ही नहीं। अभी क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो समझ आ गया ना, मतलब इंटीग्रेट तो हम कर ले जाएंगे। हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। इसलिए अभी जो आपको करना है वो आप सोल्यूशन को यहीं पर ड्रॉप कर दोगे। अगर इंटीग्रेट कर पा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज आप सोल्यूशन को इसी जगह पर क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। और इसके आगे फिर जो भी बचा हुआ है फिर वो हम आगे आपको बता देंगे। तो ये इतना केस पूरा प्रॉपर समझ आया। ये केस जो अडॉप्ट किया गया है, कौन सा अडॉप्ट किया गया है, QX इज नॉन रिपीटेड एंड लीनियर। क्या कहा, QX इज नॉन रिपीटेड एंड लीनियर। जब भी लीनियर की बात होती है, डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में, तो जो उसका न्यूमरेटर जाता है वो हमेशा कांस्टेंट में जाता है। किस पैटर्न पर, इस पैटर्न पर। ठीक,
चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी आप शायद अटेम्प्ट ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। इसकी देखो यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। एकदम बिल्कुल पका पकाया दे दिया गया है, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी इसको हम सीधे आगे प्रोसीड करेंगे। याद रखना ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझा करो, वो उसका जो जटिल पार्ट है वो क्या है। तो जटिलता हमको ये पता है कि इसकी जटिलता है पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसलिए हम लोग इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। कितने फैक्टर देखने को मिल रहा है? 3 फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए तीनों को सेपरेट कर देते हैं। किससे सेपरेट करते हैं? तो प्लस साइन से सेपरेट करते हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये यार x माइनस 3 है। अब मैंने कहा था कि जब भी लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर उसका कैसा जाएगा? कांस्टेंट जाएगा। तो एक ये a, अब इसको a नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक ऑलरेडी कांस्टेंट आप ले चुके हैं, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया b और इसको हमने नाम दे दिया c। अब यहां से बच्चा अपना फिर प्रोग्राम शुरू हो जाता है। फॉर a जिसकी जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है उसके डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। तो बच्चा किसको 0 करना है? x माइनस 1 को। अब x इक्वल टू क्या मिल जाता है? 1 मिल जाता है। जिसको 0 करते हैं उसको LHS से क्या करते हैं? हटा देते हैं। भैया हटा क्यों देते हैं? क्योंकि सर अगर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर रिजल्ट जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म पर चला जाएगा। ठीक है, बाकी जो पोर्शन बच रहा है उसमें x की वैल्यू को क्या रखना है? a रख देना है। चलो भैया रख देते हैं। 3 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 and 1 minus 3. Now 3 minus 1 means 2 upon minus 1 minus 2. Then we get the 1. What is the value of a? 1. ठीक है सर, एक बार और समझा दीजिए। अरे एक बार और समझ लीजिए, आप सब कोई गैर थोड़े ही हैं। फॉर b, हाँ भाई b की वैल्यू जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? बोलो जल्दी से। What is the value of b? तो b की वैल्यू जनरेट करने के लिए हमें उसके डिनोमिनेटर को 0 कर देना होगा। अरे भाई x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है भैया, अगर x की वैल्यू 2 आएगी तो 2 को उठाना है और कहां पर रख देना है? LHS पर रख देना है। मगर सावधानी क्या बरतनी है? हाँ, प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि जिसको 0 करते हैं उसको हटा देते हैं, बाकी जो पोर्शन बच रहा है वहां पर रख दो। तो 3 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 3, यहां से 6 माइनस 1, देन वी गेट दी 5 अपॉन 1 माइनस 1। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है? माइनस का 5। तो बच्चा ये किसकी वैल्यू आ गई है? b की वैल्यू आ गई है। अब हम बात करते हैं फॉर c। तो c के लिए हमें क्या करना होगा बच्चा? c के डिनोमिनेटर को 0 कर देना होगा। c जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं उसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। उसके बाद बोलो भैया क्या होता है? x की वैल्यू जनरेट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? LHS में उन वैल्यूज को पुट करते हैं, मगर उस फैक्टर में कभी नहीं रखते हैं जिस फैक्टर को ही हमने 0 किया हुआ है। रख दो बाकी सब जगह। तो c की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है बच्चा? 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2। अरे 3 3 जा 9 माइनस 1, देन वी गेट दी 8। अरे 3 माइनस 1 देन 2 इंटू 1, देन वी गेट दी 4। तो बच्चा c की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है? 4 देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अभी हमें क्या करना है? अभी हमें a b c की वैल्यूज को उठा करके और गिवन सिस्टम पे रख देना है। जैसे हमने गिवन सिस्टम में रखा तो a की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? माइनस 5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? बोलो भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c। देन वी गेट द 4। और इस तरीके से हमने क्या किया? हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन इजिली गेन कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं। ठीक है, अब कुछ एक दो ठीक ठाक क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा? जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 5। तो इधर से कुछ पोर्शन रफ कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया है। हाँ, आपका जो होमवर्क रहेगा वो एक दो क्वेश्चन पहले भी बता रखे हैं उसको, और इसी के साथ में यहां से आपको केवल पार्शियल फ्रैक्शन ही निकालना है, बस और कुछ नहीं। अच्छी तरीके से सीखना है इस टॉपिक को। बच्चे सब लोगों को ये टॉपिक कम ही समझ आता है, तो काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी चीजें आपको आसानी से समझ आ रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुक करेंगे। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार फिर से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? इंटीग्रेंट को ही अडॉप्ट कर लेंगे। तो x² प्लस 3x प्लस 2
ठीक है। अब देखो यहां से एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक, तो न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। मगर बच्चा ये गलत बात है। गलत बात क्यों है, क्योंकि हमने कहा था पार्शियल फ्रैक्शन किन किन फंक्शंस का जनरेट हो सकता है, तो आपने कहा सर रेशनल फंक्शन का ही जनरेट हो सकता है। रेशनल फंक्शन में भी वो फंक्शन px अपॉन qx के फॉर्म पर होना चाहिए, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म पर होना चाहिए। अरे भैया फैक्टर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो सबसे पहला जो हमारा काम बनेगा वो क्या होगा, वो काम होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। So we can write it x square plus 2x plus x plus 2. This is a very little thing. बहुत छोटी चीज है आपके लिए। You know how to find the factor of the given body. ठीक है, तब भी मैंने एक्सप्लेन करना उचित समझा तो कर दिया। यहाँ से x को कॉमन किया, then we get the x plus 2. आफ्टर देन 1 कॉमन किया, देन वी गेट दी x प्लस 1। तो कुल मिलाकर के x प्लस 1 x प्लस 2। हाँ, पहली कंडीशन क्या थी, px अपॉन qx के फॉर्म पर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म पर होना चाहिए। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। और देखो बच्चा ये 2 फैक्टर हमारे पास हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि यहां पर अब इस जगह पर अप्लाई होगा क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, a अपॉन एक्स प्लस 2 और b अपॉन एक्स प्लस 1। तो अभी आपको पूरा एल्गो समझ में आ रहा है। एल्गो के अकॉर्डिंग ये चीज बाद में बताइए, ये चीज बाद में बताइए। जो पहले बताया उसको पहले अप्लाई करना है, जो बाद में बताया उसको बाद में अप्लाई करना है। तो ओवरऑल अभी हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर हमारा जा रहा है वो किस में जा रहा है, वो लीनियर फैक्टर में जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में है तो जो न्यूमरेटर होगा वो कांस्टेंट में चला जाएगा। अब शायद इसके बाद कोई दम बची नहीं है। हाँ, a की वैल्यू जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे। अरे भाई तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है, -2। इस x की वैल्यू को उठा करके कहां रखते हैं बच्चा, LHS में रख देते हैं। मगर उस फैक्टर में कभी नहीं रखते हैं जिस फैक्टर को ही 0 करते हैं, मतलब यहां नहीं रखोगे, हटा दो फिर इसे, जो बच गया वहां पर रख दो। तो a की वैल्यू क्या तुम्हें देखने को मिलेगी, 2 - 2 अपॉन -2 प्लस 1। देन वी गेट दी प्लस का 4। क्या हमें देखने को मिलता है, प्लस का 4। यहां से क्या है, यहां से है x प्लस 2। ठीक है, अब ये तुम्हें समझाने के लिए यहां से रफ कर देते हैं, तो अपने फिर कॉपी में नहीं रफ कर पाओगे, तुम सीधे ये जो वर्किंग चल रहा है इसको ऐसे रन कराओगे। फॉर b, बोलो भाई b के लिए क्या करना है, x प्लस 1 को 0 कर देना है। जैसे हमने x प्लस 1 को 0 किया तो x की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, -1 देखने को मिलेगी। अब जैसे x प्लस 2 -1 हमने उठा करके बॉडी में रखा, तो यहां से b की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिल जाएगी, 2 - 1 अपॉन -1 प्लस 2। और इस वाले फैक्टर में वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी 0 कर चुके हैं। तो इसलिए यहां से हमें जो b की वैल्यू देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है, -2 अपॉन 1, देन वी गेट दी -2। तो इस तरीके से a की वैल्यू हमारे पास जनरेट होती है, b की वैल्यू जनरेट होती है। b की वैल्यू -2 रखा और a की वैल्यू रखा प्लस का 4। दोनों वैल्यूज को रख देने के बाद में हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। मतलब पूरा फाइनल आंसर तो नहीं आया, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, वो शायद हम लोग जनरेट कर चुके हैं। अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 आपके लिए रहा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओगे क्वेश्चन नंबर 6 रेशनल फंक्शन की किस कैटेगरी में जाएगा। 1 - x स्क्वायर x 1 - 2x। हाँ, दो चीजें तो क्लियर है, रेशनल फंक्शन है और दूसरा केस ये कि डिनोमिनेटर में फैक्टर भी है। देखो पहला फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये रहा, दो फैक्टर भी अवेलेबल है, तो मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है। मगर बच्चा थोड़ा सा चतुराई और समझदारी ये बहुत जरूरी है। रेशनल फंक्शन की 2 ब्रांच बताई, कौन कौन सी, एक बताया प्रॉपर, दूसरा बताया इम्प्रॉपर। बच्चा ये किस में चला जाएगा, ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। बच्चा जब भी इम्प्रॉपर होता है तो सबसे पहले में क्या अप्लाई करना होता है, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहा, सबसे पहले क्या अप्लाई करना होता है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। अब बच्चा देखो डिवाइड क्या कराओगे, सबसे पहले तो तुम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, 1 - x स्क्वायर x - 2x स्क्वायर। ठीक है, x - 2x स्क्वायर से तुम डिवाइड कराओगे 1 - x स्क्वायर को। कितने टाइम्स में जाएगा, 1/2 टाइम्स में जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो -x स्क्वायर मिल जाएगा, 1/2x मिल जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, 1 - 1/2x। बोलो बनता है या नहीं बनता है। इसके बाद अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। बोलो भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा।
भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। हिंदी भाषी छात्र छात्राओं के लिए भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। क्या कहा? भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। भाजक जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। भागफल भाग देने पर जो फल मिलता है उसको बोलते हैं भागफल। और शेषफल जो शेष बचता है उसी को बोलते हैं क्या? शेषफल। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास आया। ये ठीक ठाक चल रहा है। 1 माइनस 1/2x ऐसे ही रखो। ये वाला जो है इससे देखो x को फिर कॉमन किया। हाँ अब देखो बच्चा, इस बॉडी से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इस बॉडी का पार्शियल फ्रैक्शन जनरेट हो पाएगा। भले ही रेशनल फंक्शन तो नहीं है, रेशनल नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में फैक्टर वेक्टर नहीं है। वैसे भी रेशनल नंबर का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं निकलता है। पार्शियल फ्रैक्शन की कैटेगरी में कौन सा पार्ट जाएगा? ये वाला पार्ट जाएगा। तो ठीक है भाई, यहीं से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को पिक करेंगे तो समझेंगे। लेट अस टेक क्या कहा? 1 माइनस 1/2x x 1 माइनस 2x। पहला फैक्टर क्या? a। दूसरा फैक्टर क्या? 1 माइनस 2x। इतनी बात तो समझ आ रही है। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो लीनियर फॉर्म पर है, तो जो न्यूमरेटर होगा वो किस में जाएगा? कांस्टेंट में जाएगा। साथ ही साथ आप जानते हैं जितने फैक्टर होते हैं उनको सेपरेट करके प्लस साइन से कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो यहां से फॉर a, बोलो भाई, a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? a के ही डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे। x की वैल्यू क्या हो गई? 0। इस x की वैल्यू को उठाया, ला करके हमने क्या कर दिया? रख दिया। जैसे ही आपने रखा तो हमें a की वैल्यू बच्चा क्या देखने को मिलेगी? 1 अपॉन और साथ में 1। देखो बच्चा, ये 0 इसको टच नहीं करेंगे, तो ओवरऑल a की जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। फिर देखो बच्चा, फॉर b के लिए हमें क्या करना होगा? 1 माइनस 2x को 0 करना होगा। देन वी गेट दी x इक्वल्स टू 1/2। अभी बच्चा ये जो x इक्वल्स टू 1/2 आया है इसको तुम्हें उठा करके कहां रख देना है? इसको तुम्हें फिर से LHS में रख देना है। याद रखना, जब LHS में रख रहे होगे उस टाइम पर 1 माइनस 2x को आप टच नहीं करेंगे। इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बाकी जो सिस्टम बच रहा है वहां रखो। तो b की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी? 1 माइनस 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है भाई, तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो मिल जाता है 3/4। अरे 2 2 जा 4 माइनस 1, देन वी गेट द 3/4 अपॉन 1/2, देन वी गेट द 3/2। ये बच्चा किसकी वैल्यू आई है? b की वैल्यू आई है। तो ओवरऑल b की जो वैल्यू रही वो क्या रही? वो रही 3/2। जबकि a की जो वैल्यू रही वो क्या रही? वो रही 1। तो a और b दोनों ही वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई हैं? जनरेट हो चुकी हैं। और इस तरीके से ये वाला जो पूरा ओवरऑल प्रॉब्लम था इसको अब हम किसके पैरेलल लिख सकते हैं? इधर देख लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इसके पैरेलल 1/2। देखो ये 1/2 अपनी जगह पर है, ये वाला प्लस अपनी जगह पर। इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए थे तो जो यहां से जनरेट हुआ है वो मेंशन कर देंगे। देन 1 अपॉन एक्स प्लस 3/2 1 माइनस 2x। इस तरीके से ये जो ओवरऑल हमारे पास एक रेशनल फंक्शन था उसके फैक्टर अभी हमारे पास क्या हो चुके हैं? जनरेट हो चुके हैं। तो क्या इतनी चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? क्या ये पूरा केस अभी आपको समझ आया? ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? अब आपको बस बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आप अटेम्प्ट लोगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर, हाँ नोट करेंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। आप अटेम्प्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू अप टू 6। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको बता दिया है। 7 नहीं टच करेंगे, 8 को टच नहीं करना है। 9th नंबर में हो जाएगा। 9th भी नहीं टच करेंगे, 9th को भी टच नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब आपको लगाने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10th, आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 11, फिर क्वेश्चन नंबर 12, फिर क्वेश्चन नंबर बस इतने ही। और इसी के साथ में एक होमवर्क मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। कमेंट सेक्शन में इसका बताओगे पार्शियल फ्रैक्शन आया क्या है, और होमवर्क यहां लिख देते हैं।
तो आज की क्लास में होमवर्क अब आपको काफी मिल चुके हैं और अब डे टू डे आपको होमवर्क भी मिलता रहेगा। तो जो भी आपके पास वीडियोस जाएंगे आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपका रिप्लाई है आप उसे बताते रहेंगे, ठीक है। तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, वो बच्चा होमवर्क रहा 1 - t 2 - t, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क। अब घबराना नहीं यार, ये x चल रहा है तो सब कुछ x के फॉर्म पर चल रहा है, जब t चलेगा तो सब कुछ t के फॉर्म पर चलेगा। ये रहा होमवर्क और अभी आपको क्या करना है आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन जनरेट करना है। क्या कहा आपको? इसका पार्शियल फ्रैक्शन जनरेट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो एक्सरसाइज 7.5 के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग लग चुके हैं। किससे? केस नंबर 1 व्हेन qx इज अ नॉन लीनियर, व्हेन qx इज अ नॉन रिपीटेड एंड लीनियर। ओवरऑल इसके 4 केसेस होते हैं। 4 केस से बाहर कोई भी केस आपके यहाँ पर नहीं आएगा। पहले कभी किसी समय पार्शियल फ्रैक्शन ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होता था, इसके अंदर 5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज होती थी, हर एक केस पर बेस्ड एक प्रॉपर एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती थी। अभी क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन सिलेबस में है नहीं, मगर तब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे भी आना चाहिए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22 भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। 22, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं, इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं और करना क्या है कि आपको केवल पार्शियल फ्रैक्शन जनरेट करना है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।